वेलकम टू रियल हिस्ट्री मिरर, सच्चा इतिहास, सच्चा दर्पण। दोस्तों नमस्कार। मैं आज एक और ऐतिहासिक चीज़ जो पुरातत्व खुदाई विभाग द्वारा पुरातत्व खुदाई में मिला उसी का साक्ष्य लेकर आया हूँ। और ये बुक है वैदिक युग का घालमेल, जिसका लेखक है राजीव पटेल। तो दोस्तों, हम जो भी बतियाते हैं वो ये नहीं कि मैं अपने मन से कोई बात करता हूँ, इसीलिए ज़्यादा इस पे अलग से नहीं बोलता, क्योंकि जो हमारे लेखक रिसर्चर लोग हैं वो रिसर्च करके जो दिए हैं उसी के आधार पर हम बात करना चाहते हैं। इसीलिए मैं ज़्यादा रिसर्चर की ही बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो आज का टॉपिक है ईसा पूर्व 2025 2,500 वर्ष से लेकर ईसा पूर्व 2000 और 1500 वर्ष तक के बीच का खुदाई से मिला अवशेष और उसके पुरातात्विक प्रमाण। ईसा पूर्व 2500 से लेकर ईसा पूर्व 1500 तक के काल में 1000 वर्षों का समय आता है। वर्तमान में भारतीय भूभाग के अंदर कई जगहों से विकसित नगर का उद्भेदन होने के साथ साथ उनका साक्ष्य भी आज संग्रहित करने का कार्य हुआ है। इस साक्ष्य युक्त सभ्यता का उद्भेदन किसी वैदिक शास्त्रों की जानकारी से नहीं, बल्कि इसका प्रथम उद्भेदन 1826 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स मैसन को किसी कार्य हेतु करने के दौरान हुआ था। पुनः 1856 ईस्वी में विस्तृत जानकारी मिली, परंतु खुदाई 1921 में शुरू हुई। इस साक्ष्य का प्रथम उत्खनन क्षेत्र सिंधु नदी के किनारे मिलने की वजह से इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र बहुत ही व्यापक था। सिंधु घाटी सभ्यता के अधीन अभी तक लगभग 1500 केंद्रों की पहचान करते हुए उत्खनन का कार्य हुआ है, जिसमें 1000 से ऊपर का केंद्र बिंदु वर्तमान भारत के क्षेत्रों में आता है। इस सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल संसार में अभी तक मिली सभी सभ्यताओं से बड़ा है। इसका क्षेत्र पुराने पंजाब से लेकर बलूचिस्तान तक, फिर आज के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है, जिसमें जम्मू कश्मीर का मांडा, पंजाब में रोपड़, बाड़ा, संघोल और हरियाणा का राखीगढ़ी, भीरदाना का बनावली, कुराल, मिताथल और राजस्थान का कालीबंगा, तरखनवाला और गुजरात का लोथल, सुरकोतला, रंगपुर, रोजदी, मालवाड़, देसलपुर, धौलावीरा, प्रभास पाटन, भगत राव के साथ साथ उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, बड़ा गांव, अम्बखेड़ी, हुल्लास से काफ़ी विकसित और नगरीय सभ्यता का साक्ष्य मिला। इन नगरीय साक्ष्यों में व्यवस्थित ढंग से साधारण मकानों का निर्माण देखने को मिलता है, लेकिन अधिकांश मकानों की बनावट कच्चे पक्के ईंटों की मिली है। गलियों का निर्माण भी पक्की ईंटों का मिलता है, यानी कि शहरों का निर्माण बिल्कुल ही कुशल कारीगर द्वारा योजनाबद्ध तरीके से किया गया होगा, जो काफ़ी उन्नत सभ्यता संस्कृति की ओर इशारा करता है। उस सभ्यता की अपनी लिपि थी, जिसका काफ़ी साक्ष्य भी मिला है, लेकिन उस लिखावट को व्यवस्थित रूप से पूर्ण रूपेण पढ़ने के सभी प्रयास अभी तक असफल रहे हैं। इस सिंधु सभ्यता का इतिहास, आद्य इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री
में आता है। फिर भी आज के छंद मंत्रों वाले अनुयायी अपनी उपस्थिति को वैदिक काल से भी पूर्व द्वापर युग और त्रेता युग से जोड़ते नहीं थकते हैं। उस सभ्यता में बने सभी स्नानागार के बगल में एक स्थान मिलता है जिसके बनावट से मिलता है, जिसके बनावट का साक्ष्य आज के स्तूप से मिलता है। ये देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो खुदाई हुआ है उसका लेखक महोदय हमारे सब फिगर भी दे दिए हैं, इसे आप भी कहीं देख सकते हैं, गूगल से और जगह से भी ये सब खुदाई का मिल जाएगा। तो इस सभ्यता में अब तक प्राप्त सभी साक्ष्यों पर चित्रों के साथ चर्चा करते हैं। खुदाई से प्राप्त यह पहला पक्की ईंटों से बना छोटा और बड़ा नगर का साक्ष्य मिला है, लेकिन हर नगरों में बने सभी घरों की तकनीकी बनावट एक जैसी प्राप्त हुई है। यह वहाँ के सभी नगरों के लोगों का एक दूसरे से तकनीक का आदान प्रदान करते हुए जिंदगी जीने की ओर इशारा करता है। देखें चित्र 4, ये देख लीजिए, ये जो 4 जो है इस चित्र को लेखक इशारा कर रहे हैं। और फिर द्वितीय, हर नगर के मध्य में पक्की ईंटों से बना हुआ जलाशय प्राप्त हुआ। देखें चित्र 5, ये जो 5 है देखिए, इसमें जलाशय है। इसी चीज़ को लेखक महोदय हमारे दर्शा रहे हैं। साथ ही उस जलाशय के पास में स्तूप की बनावट मिली है। इसे आप क्या कहेंगे? देखें चित्र संख्या 6, ये देखिए, ये तालाब है, जलाशय, और इसके बगल में ही स्तूप ऊंचा वाला दिखाई दे रहा है। देखिए चित्र संख्या 6 में, यद्यपि इसके आसपास किसी भी प्रकार का कोई मंदिर या किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं मिली है, फिर भी आज के परंपरा में लाभ प्राप्त कुछ तथाकथित लेखक अपनी कल्पना से पूर्व में प्राप्त सभी साक्ष्यों को अपनी आज की परंपरा से जोड़कर दिखाते हैं। दरअसल इसे अपने मानसिक वर्चस्व को कायम करने का गुण भी कहा जा सकता है। बहुत कम ऐसे लेखक मिलेंगे जो निर्विकार रूप में रहते हुए प्राप्त साक्ष्यों की विवेचना करते हैं। इनमें से भारत के अधिकांश लेखक अपने आज के माहौल से प्राप्त सोच के अनुसार ही उत्खनन द्वारा प्राप्त साक्ष्य का चित्रण और विवेचना करते हैं। चित्र संख्या 7 में मिट्टी के सील पर बने साधनारत पुरुष की 2 तस्वीर मिली है। साधना भारत की पुरानी परंपरा है, यह सही बात है, लेकिन किसी निराकार साधनारत व्यक्ति के तस्वीर को आज के जटाधारी, सर्पधारी, त्रिशूलधारी, डमरूधारी, बाघछालाधारी, चंद्रधारी शिव से तुलना करना कहाँ की बुद्धिमानी है भाई। साधना तो निराकार यथाभूत साधना भी होती है, जिसके माध्यम से पूर्व काल में भी सभी सम्यक संबोधि प्राप्त लोग विपश्यना में लीन होकर साधनारत होते हैं। चित्र संख्या 7, चित्र संख्या 7 देखिए है जो सील मिला है सिंधु घाटी में। चित्र संख्या 7 में दी गई दोनों तस्वीर को आप भी देख सकते हैं। इस साधनारत पुरुष को आज के प्राप्त शिव जी के चित्रों से कैसे और किस आधार पर आज के लेखक जोड़ते हुए तारतम्य में बैठने पर लगे हुए हैं।
आइए देखें, आज के शिव जी के माथे पर जटा पाई जाती है, लेकिन इस साधनारत पुरुष के माथे पर कोई जटा नहीं है। ये देखिए, कोई जटा नहीं है। आज के शिव के ललाट पर चंद्रमा पाई जाती है, लेकिन साधनारत व्यक्ति का ललाट बिल्कुल साफ है। आज के शिव के हाथ में डमरू हमेशा रहता है, लेकिन इस साधनारत पुरुष के हाथ में कोई वाद्य यंत्र नहीं है। आज के शिव के ललाट पर तीसरा नेत्र होता है, जिसकी वजह से इन्हें त्रिलोकीनाथ भी कहते हैं। लेकिन साधनारत पुरुष एक साधारण मानव के समान है। हाँ, साधनारत मूर्ति के ललाट पर एक गोल बिंदी बनी है, और वैसी ही बिंदी सभी सम्यक संबुद्ध के ललाट पर भी मिलती है। आज के शिव जी के हाथ में या पास में एक हथियार के रूप में त्रिशूल जरूर रहता है, लेकिन यह साधनारत पुरुष बिल्कुल ही हथियार विहीन होकर साधना में रत हैं। आज के शिव जी हमेशा अपने कमर में बाघछाला की छाल धारण किए हुए रहते हैं, लेकिन यह साधनारत पुरुष साधारण लिबास में दिख रहे हैं। आज के शिव जी के पास एक नंदी बैल मात्र होता है, लेकिन इस साधनारत पुरुष के इर्द गिर्द भिन्न भिन्न प्रकार के जानवरों को दिखाया गया है। आज के शिव जी के गले में सर्प की माला होती है, लेकिन यह साधनारत पुरुष सर्प विहीन है। आज के शिव जी को कई चित्रों में 4, 6 या 8 हाथों में के भी दिखाया जाता है, लेकिन यह साधनारत पुरुष सामान्य पुरुष के शारीरिक बनावट वाली मुद्रा में है। इसको क्या कहेंगे? इसको आप क्या कहेंगे? शीलों पर प्राप्त चित्रों को गौर से देखें, इससे उस काल में भी साधनारत पुरुष का प्रकृति प्रेम स्पष्ट रूप से दिखता है। प्राप्त चित्रों में मनुष्य जानवरों के सिंग को अपनी शोभा हेतु शरीर पर साधारण किए हुए हैं। द्वितीय तस्वीर में उनके आसपास उस जमाने में शेर, हाथी, गैड़ा, बैल, भैंस, खरगोश, हिरण साथ साथ खेलते हुए और निर्भीक विचरण करते हुए मनुष्यों के रहने का कैसा सुंदर वातावरण दर्शाता है। यह कोई भी देखकर स्पष्ट रूप से बता सकता है, लेकिन आज के भारतीय तथाकथित जाति और वर्ण आधारित सामाजिक वातावरण में जानवर को तो छोड़ दें, मनुष्य ही अपने आसपास के रहने वाले मनुष्यों को तुच्छ मानते हुए दुत्कारने में लगा है। अब चित्र संख्या 8 को देखिए। ये देखिए चित्र संख्या 8, यही खुदाई सिंधु घाटी सभ्यता खुदाई से मिली है। चित्र संख्या 8 में जो तस्वीर दी गई है वह स्पष्ट रूप से प्राचीन और आज की बौद्धिक संस्कृति के पहनावे से मिलती हुई तस्वीर है। इस तस्वीर के ललाट पर आकर्षक बिंदी युक्त पट्टीनुमा मुकुट देखने को मिलता है। इसी प्रकार की ललाट पर बिंदी भगवान बुद्ध के ललाट पर देखी जा सकती है। इससे स्पष्ट होता है कि ये उस समय के ललाट सम्राट या उस समय के कोई प्रमुख मार्गदाता होंगे। इस नगरीय सभ्यता में निर्मित मकानों के साक्ष्यों में एक विशिष्ट आकार का मकान मिलता है। इससे साफ पता चलता है कि हर नगर में एक प्रधान व्यक्ति होगा जो सभी का मार्गदर्शन करता होगा, लेकिन उस मार्गदर्शन करने वाले व्यक्ति का कपड़ा पहनने का सलीका आज किस प्रकार के लोगों की वेशभूषा से मेल खाता है, यह कोई भी देखकर एक नज़र में बता सकता है। लेकिन आज के तथाकथित लेखक इस वेशभूषा पर चुप हो जाते हैं। इस काल के बाद में हुए मार्गदाता गौतम बुद्ध की जितनी भी मूर्ति मिलती है उसमें पहने हुए वस्त्र
चित्र संख्या 8 में पहनावे से पूर्णतः मेल खाती है। देखिए जितना भी मूर्ति मिली है गौतम बुद्ध की, इस सब उस समय के पहनावे से मेल खा रही है। और आज तो दूसरा चीज कह रहे हैं। चित्र संख्या 6 में जो स्तूप की तस्वीर मिली है वह भारत में गुप्त और मौर्य काल में निर्मित स्तूप की बनावट से हूबहू मेल खाती है। यानी कि उस संस्कृति में भी स्तूप की परंपरा थी। आज के सभी पाठकगण जानते हैं कि स्तूप परंपरा की कोई भी मान्यता वैदिक या आज की ब्राह्मणी परंपरा में नहीं है। आज तक जो भी साक्ष्य आप लोगों ने देखे हैं वह सभी भारत के बौद्धिक परिवेश का मुख्य परिधान और बनावट का अंग है। ईसा पूर्व काल के भाग बी में बहुत बड़ी मात्रा में सील मुहरें मिली है, जिस पर उद्दत लिपि को देखकर आज कोई भी कह सकता है कि यह वैदिक लिपि नहीं है। यह बात अलग है कि इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया। इसे चित्र में देख सकते हैं। जैसे देखिए ये सब कुछ लिपियां हैं। ये देखिए लिपि है जिसको आज तक पढ़ा नहीं गया। तो आप देख सकते हैं मेल नहीं खाती है। वह विशुद्ध रूप से प्रकृति और जानवरों से जुड़ी हुई संस्कृति को दर्शाता है। चित्र संख्या 10 में एक स्त्री की मूर्ति मिली है जिसके पेट से अंकुरित पत्ते के साथ एक पौधे को दिखाया गया है। ये चित्र संख्या 10 है, देख लीजिए, दिखाया गया है। यह प्रकृति की प्रजनन प्रक्रिया को दर्शाता है, लेकिन आज के लेखक इसे आज की देवी से जोड़ते हुए मातृ देवी कहते नहीं सकते। सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में काफ़ी सील मिले, जिनको आप लोगों ने ऊपर चित्र संख्या 9 में देखा होगा। इन सभी सीलों में एक समान आकार का चित्र देखने को जरूर मिलेगा और वह समान आकार वाला चित्र 6 तिल्ली वाली चक्र का निशान है। यानी उस काल में भी गौतम बुद्ध के 8 अंगों वाले चक्र में के जैसे 6 अंगों वाले चक्र की प्रधानता थी। इन सब प्राप्त साक्ष्यों के साथ साथ चित्र संख्या 11 में भारी मात्रा में टेराकोटा मिट्टी की पकाई हुई छोटी मूर्तियां, खिलौने, मृदभांड तथा घरेलू उपकरण प्राप्त हुए हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से यह एक वैदिक परंपरा में प्रयुक्त की बनावट के साथ स्थापित देवी देवताओं की मूर्ति में नहीं मिली है। सबसे बड़ी बात यह है कि वैदिक परंपरा में मंत्रों की प्रधानता है, जिसमें देवताओं को अपने अधीन करते हुए पुरोहितों द्वारा अनुष्ठान करने की प्रणाली है, जबकि सिंधु काल से किसी मंत्र का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी तथाकथित लेखक महोदय कैसे उस संस्कृति को आज की वैदिक संस्कृति से जोड़ते हैं। इस सभ्यता के प्रारंभ से लेकर अंत तक किस सम्राट का शासन था, इसका पता लगाना या इस पर टीका टिप्पणी करना बहुत ही कठिन है। लेकिन कोई न कोई तो इस सभ्यता को संचालित करने वाला जरूर रहा होगा। लेकिन आज, क्योंकि आज खुदाई से प्राप्त हर नगर के अंदर एक विशिष्ट और उत्कृष्ट शैली का एक भवन मिला है, अर्थात
प्रत्येक नगर के अंदर एक शासक का होना निश्चित माना जा सकता है, लेकिन आज तक उन शासकों के नाम की जानकारी कोई भी लेखक महोदय नहीं दे पाए। तो दोस्तों, आपने देखा ये सब जो खुदाई से मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में 1500 ईसा 2500 से 1500 ईसा पूर्व की जो कार्बन डेटिंग से जब डेट निकला हुआ है, तो इसके आधार पर ये सब जो मैंने बताया था कि आपको जो भी बताऊंगा पुरातात्विक सबूत के आधार पर। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और फिर मिलेंगे। आप कृपया अपना ध्यान रखें। वेलकम टू रियल हिस्ट्री मिरर, सच्चा इतिहास, सच्चा दर्पण।